सबसे पहले हम इम्बैलेंस को समझेंगे कि इम्बैलेंस क्या होता है। इम्बैलेंस को समझने के बाद आपको क्या इससे बेनिफिट होगा? आपको ये बेनिफिट होगा कि कौन सी सपोर्ट के ऊपर ज्यादा बायर और ज्यादा सेलर है और कौन सी सपोर्ट के ऊपर बायर और सेलर इक्वल है। इम्बैलेंस मार्केट के अंदर जब मूवमेंट होती है, एक बैलेंस मूव होती है और एक इम्बैलेंस मूव होती है। इम्बैलेंस एंड बैलेंस। तो यहाँ पर 3 कैंडलस्टिक बनाऊंगा और कुछ और फॉर्मेशंस भी बनाऊंगा। अभी के लिए ये देखें, इस किस्म की अगर मूवमेंट है, दूसरी भी इस किस्म की मूवमेंट है, तो ये दोनों सिमिलर मूवमेंट है, राइट। दिखने में दोनों एक जैसी मूवमेंट लग रही है, लेकिन जब इसके अंदर हम विक्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ दिखेगा नया। इन दोनों मूवमेंट के अंदर क्या आपको दिखा विक के अंदर कि एक मूवमेंट में कैंडल नंबर 1 से लेके कैंडल नंबर 3 की नीचे विक के अंदर एक गैप है, ठीक है, ये गैप नजर आया। और यहाँ पर आपने देखा कि कोई भी गैप नहीं है, विक से विक क्रॉस हो रहा है या विक से विक मैच हो रहा है। जहां पर ये गैप रहता है हम इसको क्या बोलते हैं? इम्बैलेंस। और जब ये विक कोई भी नहीं रहता, कोई भी गैप खाली नहीं रहता, इसको बोलते हैं बैलेंस। अब अगर आपके पास एक सपोर्ट है, सपोर्ट बनने के लिए आपको एक रेड कैंडल चाहिए होगी। यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाते हैं और यहाँ पर भी एक रेड कैंडल बनाते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि इस सपोर्ट के ऊपर बायर हैं कि नहीं है। ये भी सपोर्ट है और ये भी सपोर्ट है। कौन सी सपोर्ट के ऊपर ज्यादा बायर है? जो इम्बैलेंस की सपोर्ट होगी उसके ऊपर बायर्स ज्यादा होंगे सेलर के कंपेयर में, और जो बैलेंस की सपोर्ट होगी उसके ऊपर बायर कितने होंगे? बिल्कुल कम होंगे, या फिर बायर और सेलर इक्वल होंगे। तो इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है? सर इसकी तरफ से आवाज आ रहा है, कंट्रोल कीजिए पीछे। फर्स्ट की तरफ से फर्स्ट। इम्बैलेंस मींस मोर बायर। ये इस कंडीशन के लिए अगर सेलर की कैंडल होगी 3 तो फिर मोर सेलर्स होंगे, मोर बायर्स लेस सेलर्स, ओके। और यहां पर बैलेंस के अंदर बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वल। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपको कम से कम 3 कैंडल ऐसे मिले और उसके अंदर इस तरीके से गैप हो, कैंडल नंबर 1 और कैंडल नंबर 3 का, इसका ऊपर का विक इसका नीचे का विक, अगर ऐसे गैप रखता है इसका मतलब है इस जगह पे क्या है? मोर बायर्स लेस सेलर्स। अगर ऐसा है तो यहाँ पर क्या है? बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वल। तो ये लेवल कितना परसेंट काम करेगी? 50%। बायर आ भी सकते हैं और सेलर भी आ सकते हैं, लेकिन इस लेवल के पास काम करने का बहुत ज्यादा चांस होगा क्योंकि ये इम्बैलेंस बता रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बायस ज्यादा है। और बड़ी बात यह है कि इस सपोर्ट पे प्राइस आए, यहां तक टच करे, इसके इम्कान कितने होंगे? 50%। यहां से प्राइस हो सकता है आए या हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन यहां पर आने के चांसेस मोर होंगे। मोर देन 80% प्राइस को जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इम्बैलेंस हो गया, जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक प्राइस आगे सही तरीके से मूव नहीं कर पाएगी। तो इम्बैलेंस को आप सिर्फ अभी इतना समझिए कि ये 3 कैंडल्स होती हैं। अगर ऐसे गैप रहेगा तो उसकी सपोर्ट जो बनती है यहाँ पर, इस सपोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा बायस है सेलर के कंपेयर में, और यहाँ पर बायस इक्वल है सेलर के कंपेयर के अंदर। अब इसके अलावा कैसे और बन सकती है? फॉर एग्जांपल एक रेड कैंडल बनती है और एक ग्रीन कैंडल इतनी बन जाए कि वो बहुत बड़ी हो जाए, जैसे कि ये बन गई, फिर दूसरी ग्रीन कैंडल बन जाए। अब हमने देखा कि यहां पर और यहां पर गैप है, इस वीक से लेके इस वीक तक क्या है? गैप है। ये भी सेम इम्बैलेंस, इसको भी एज इम्बैलेंस हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर 3 ग्रीन कैंडल ना हो लेकिन एक ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी हो कि रेड कैंडल का ऊपर वाला विक और तीसरी रेड कैंडल का ग्रीन कैंडल का नीचे वाला विक आपस में गैप छोड़ जाए। कभी कभार ऐसा होता है एक रेड कैंडल ऐसे बने, उसका विक यहां पर हो और ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बन जाए ऐसे, तो अगली ग्रीन कैंडल करने के लिए वो नीचे आती है, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाती है, लाइक ऐसे। तो इसने क्या काम किया? बैलेंस कर दिया। और यहां पर इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस का मतलब हुआ कि इस जगह पे बायर बहुत ज्यादा है। बैलेंस एंड इम्बैलेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जी सर। यस सर। यस ओके, सब क्लियर है? ओके जी सर। यस सर। अच्छा ठीक है। विक हो ही ना, क्या बोल रहे हैं? मैं ये जो गैप हो रहा है वो गैप नहीं हो रहा, अगर यहाँ पे विक हो ही ना शेप कैंडल हो पूरी, तो फिर विक नहीं है ना, फिर इसका मतलब है फिर भी हाँ फिर भी वो होगा। हाँ तो फिर भी काउंट करेंगे, फिर भी इम्बैलेंस काउंट करेंगे, ठीक है। जी जी। अब ये हम क्यों यूज करेंगे? क्योंकि आगे चल के हमने ऐसे क्या ट्रेड करना है? डिमांड। क्या ट्रेड करना है? ऐसे सप्लाई। तो यहाँ पर इम्बैलेंस होगा तो ये सप्लाई काम करेगी, यहाँ पर इम्बैलेंस होगा तो ये डिमांड काम करेगी, यहाँ पर ये सप्लाई काम करेगी। अगर ये इम्बैलेंस नहीं होगा तो डिमांड काम नहीं करेगी, और ये अगर इम्बैलेंस नहीं होगा तो ये सप्लाई काम
नहीं करेगी। इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए और मार्केट स्ट्रक्चर से कैसे रिवर्सल होंगे उसके लिए इम्बेलेंस का होना जरूरी होता है, राइट। अब उसके बाद मैं यहाँ पर एक मूवमेंट बनाऊंगा, ये मूवमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, ओके, उसके बाद सप्लाई बनती है, ये सप्लाई बनती है, राइट, और सप्लाई के साथ इम्बेलेंस भी बनता है। यहां पर हमने सप्लाई बनाया, डेफिनेटली प्राइस ऊपर की तरफ आएगी, इस तरीके से प्राइस ने इस सप्लाई के जोन की एंट्री की अंदर, ओके। अब यहां पर कौन आया? सेलर आया। हमें कैसे पता चले कि ये जो सेलर आया ये रिटेलर है या फिर इंस्टीट्यूशनल सेलर है? ये कैंडल, इसके ऊपर फोकस कीजिए। इस सप्लाई के अंदर ये ग्रीन कैंडल के बाद एक सेलर आया है। हमारे पास एक रिटेलर है और एक इंस्टीट्यूशनल सेलर, जिसको हम स्मार्ट मनी ट्रेडर बोलते हैं, वो है। इस मूवमेंट को ये समझना कि इसमें किसकी मूवमेंट है। रिटेलर आया तो वीक मूवमेंट जाएगी नीचे। अगर यहां पर बैंक का ट्रेडर, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आएगा तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मार्केट नीचे गिरेगी। अब यहां पर आप बात देखिए, मैं यहां पर एक पैटर्न बनाऊंगा और इस पैटर्न को आप मुझे फर्क बताइएगा। इसमें जो फर्क नजर आया आप लोगों को वो मुझे नोट डाउन करवाइए। फर्क क्या फर्क है इस दो पैटर्न के अंदर? और विक क्रॉस फिर भी इसका ऊपर ऊपर का विक क्रॉस सर। ये विक क्रॉस है, राइट, हाँ सर, और यहाँ पर विक क्रॉस जी नहीं हुआ। सप्लाई के ऊपर अगर सेलर ऐसे एंटर हुआ तो कौन एंटर होगा? रिटेलर। अगर ऐसे पैटर्न बनेगा तो कौन एंटर होगा? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, ठीक है। इस कैंडल को, ये वाली जो रेड कैंडल है, इस कैंडल को क्या बोलते हैं हम? फंडिंग कैंडल। फंडिंग कैंडल। अगर हम ऐसे सप्लाई को देखें, ऐसे अगर सप्लाई देखें जिसका विक बहुत ऊपर क्रॉस करे, तो हमें क्या पता चला कि अब कौन आया है मार्केट के अंदर? इस जगह पे इस सप्लाई पे कौन एंटर हुआ? इंस्टीट्यूट एंटर हो गए। इंस्टीट्यूट एंटर होंगे तो श्योर मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। तो आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास कितने ऑप्शन है? दो। 1 मिनट के लिए ट्रेड करें तब भी अगली कैंडल रेड बनेगी, 5 मिनट के लिए ट्रेड करें तब भी मार्केट डाउन होगी। 5 मिनट के लिए ट्रेड करेंगे तो तब भी मार्केट डाउन जाएगी, अगर 1 मिनट के लिए ट्रेड करें तो तब भी मार्केट डाउन जाएगी, क्योंकि ये पैटर्न किसका पैटर्न है? इंस्टीट्यूशंस का। अब एक बात जो हर एक बंदा रिपीट करता है और हर एक बंदा जिसके ऊपर काम करता है, आप लोगों ने वैसा काम नहीं करना। याद रखो, ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कहां पर एंटर हुआ है? किस वजह से एंटर हुआ है? सप्लाई की वजह से एंटर हुआ है। किस वजह से एंटर हुआ है? सप्लाई। यहां पर इंस्टीट्यूशनल कैंडल को यूज करना है। ऐसा ना हो कि ऐसे मार्केट की मूवमेंट हो, ठीक है, आप बोले कि देखो यहां पर भी इंस्टीट्यूशनल एंटर हो गया है, यहां पर ये इंस्टीट्यूशन एंटर नहीं हुआ। आप ये सोचिए बैंक कब एंटर होगा? किसी सप्लाई की जगह पे एंटर होगा ना, वो हर जगह पे एंटर नहीं होगा। अगर यहां पर ये इंस्टीट्यूशन अगर हम बोले कि एंटर हो गया, तो फिर अगर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाए, वो विक क्रॉस कर दे इसका, तो क्या फिर दोबारा एक इंस्टीट्यूशन पागल हो गए? कभी सेल करते हैं 1 मिनट में, कभी बाय करते हैं 1 मिनट में, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। यस सर। और साथ में फिर एक और कैंडल बन जाए इस तरीके से, इसका मतलब है वो भी कंफ्यूज है ना। यस ऊपर भी विक क्रॉस हो रहा है, नीचे भी विक क्रॉस हो रहा है, फिर से ऊपर से विक क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पर तो कोई भी सेटअप इसका काम नहीं कर रहा। अगर हम बोले कि अगर ऐसे विक क्रॉस करेगा अगली कैंडल रेड बनेगी, तो इसका रीजन क्या है कि सप्लाई की वजह से ये सप्लाई है, या फिर कहीं पर रेजिस्टेंस की वजह से ऐसा आए। जैसे फॉर एग्जांपल या मार्केट के अंदर क्या है, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। अब इस सपोर्ट के ऊपर कौन मार्केट में एंटर होता है? सेलर क्लोज होता है। यहाँ पर कौन क्लोज हुआ? सेलर क्लोज हुआ। किसके ऊपर? सपोर्ट के ऊपर। अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कहां पर एंटर होता है? सपोर्ट के ऊपर, सप्लाई के ऊपर, डिमांड के ऊपर एंटर होगा, राइट। यहाँ पर कौन एंटर हुआ? अभी इंस्टीट्यूशनल एंटर हुआ यहाँ पर। तो इसको हम ट्रेड करेंगे, तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, एक कैंडल भी ऊपर जाएगी और 5 मिनट के लिए भी ऊपर मार्केट चली जाएगी। लेकिन ये कंसोलिडेशन है। ये क्या है? कंसोलिडेशन है। हाँ, अगर यहाँ पर एक सपोर्ट थी, फॉर एग्जांपल इस जगह पे एक सपोर्ट होती और ये एक ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के विक को क्रॉस करती, तो हमें क्या फिर यहाँ पर समझ में आता है कि कौन एंटर हुआ? इंस्टीट्यूशनल एंटर हुआ, फिर अगली कैंडल ग्रीन बन सकती थी, राइट। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ।
तो आप इस कैंडल को कहां पर यूज करेंगे? किसी रेजिस्टेंस के पास, किसी सप्लाई के पास, किसी सपोर्ट के ऊपर या किसी डिमांड के ऊपर। अब जी सर। कितने किस्म की कैंडल और कैसे कैसे पैटर्न बनेंगे, चलो मैं आप लोगों को वो दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर जितने भी पैटर्न बने हुए हैं वो कौन से पैटर्न है? Recrossing. ये विक क्रॉसिंग पैटर्न बनेगा तो अगली कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन बनेगी या फिर 5 मिनट के लिए मार्केट ऊपर जाए। ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी। लेकिन कौन सी जगह पे यूज करना है? सप्लाई डिमांड Supply, demand और सप्लाई के ऊपर नहीं, ये resistance. डिमांड के ऊपर यूज करेंगे या Demand supply के के ऊपर। ठीक है, जैसे और- support जी सर। जहां से प्राइस आई, अगर यहाँ पर ये कैंडल बनेगी तो हम इसको यूज करेंगे। जी। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको जी। दिखाऊं। ये आप 5 पैटर्न याद कीजिए, ये सब विक क्रॉसिंग है, राइट। और उसके Yes, बाद ये सेल के लिए विक क्रॉसिंग है, ये वाला। ओके, अब हम चार्ट के ऊपर इस चीज को देखते हैं। देखिए ये कौन सी जगह है? सपोर्ट है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो विक क्रॉस हुआ है, लेकिन रेड कलर का विक जाहिर नहीं है, लेकिन कोई सपोर्ट भी नहीं है। लेकिन ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न, राइट, अगर यहाँ पर मैं सपोर्ट लगाऊंगा तो आपको नजर आएगा कि वाकई में ये सपोर्ट मौजूद है। ठीक है, ये वाली सपोर्ट, यस सर। ये सपोर्ट के ऊपर कौन सा पैटर्न बना? इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल का एक पैटर्न बना, जो एक रेड कैंडल की विक को क्रॉस करता है और अगली कैंडल भी ऊपर जाती है और साथ में 5 मिनट के लिए मार्केट भी ऊपर ऊपर जाता जाता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद देखिए ये वाला पैटर्न विक क्रॉस है, ये कहां पर? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के नीचे बनता है। ये किसके ऊपर बनता है? सपोर्ट बिकम resistance. रेजिस्टेंस। यहाँ पर 1 मिनट की कैंडल रेड नहीं बनी, लेकिन अगर आपने 5 मिनट का ट्रेड किया तो कोई ना हो। वो विन हो गया, राइट। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये कौन सा पैटर्न है? विक क्रॉस है। Recrossing. अगली कैंडल रेड बनती है और 5 मिनट का ट्रेड करते हैं तो वो भी सेल के लिए बनता है। लेकिन कहां पर हमने देखना है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है कि नहीं है। अगर आप यहां से गौर कीजिए तो ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जगह बनती है, राइट। जी देखिए सर। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए जगह बनती है। यहाँ पर एक्यूरेटली क्लोज होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे और यहाँ से मार्केट में ट्रेड होता है। तो हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, ट्रेंड के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर आप खाली सिर्फ इसको एज अ पैटर्न ऐसे यूज करेंगे कि बस जब विक क्रॉस होगा तो मैं ट्रेड करूंगा, जिस तरीके से कल से मैं देख रहा था हर एक बंदा रेफरेंस के ऊपर ऐसे ट्रेड कर रहा था कि बस रेफरेंस एक स्ट्रेटजी है, बस ऐसे बनेगा तो हम बाय करेंगे और ऐसे बनेगा तो हम सेल करेंगे। लेकिन मैंने रेफरेंस आपको क्या बताया था? रेफरेंस इज द एनालिसिस। लेकिन उसको एक स्ट्रेटजी के तौर पे यूज करेंगे तो फिर रिजल्ट्स भी आपको कभी मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। नहीं। कोशिश करें कि इन चीजों को जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उनको एज एनालिसिस के तौर पे यूज करें। जब सारे कॉन्सेप्ट एज एनालिसिस के तौर पे यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एक मास्टर स्ट्रेटजी तैयार हो जाएगी। जब मार्केट में देखेंगे, क्योंकि एक बात है, आप जो ढूंढने आएंगे तो आपको वही मिलेगा ना, दूसरी चीज के ऊपर तो आपकी नजर जी, नहीं जाएगी। अब आपने अपने जहन में एक बात रखी कि मुझे रेफरेंस के ऊपर ट्रेड करना है, आपको और कोई चीज मार्केट में नजर आएगी रेफरेंस के अलावा? क्योंकि ढूंढ तो आप रेफरेंस को रहे हो। जी सर। तो फिर आप एक स्ट्रेटजी के ऊपर मोहताज हो जाओगे। फिर आप बोलोगे कि सर मैं एक स्ट्रेटजी एट द टाइम पे काम कर सकता हूं लेकिन दूसरी पे नहीं कर सकता, क्योंकि आप ढूंढने ही एक स्ट्रेटजी आए थे मार्केट के अंदर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। आप मार्केट साइकिल पे ट्रेड कर रहे थे लेकिन वहां पर रेफरेंस आ गया, तो रेफरेंस ने आपको बताया कि अभी मार्केट साइकिल पे ट्रेड नहीं करो, क्योंकि अभी रेफरेंस को ट्रेड करो। या फिर आप कहीं पर 5 मिनट के लिए मार्केट में ऊपर की तरफ जा रहे थे तो वहां पर बायर ने रेफरेंस बनाया कि हम नहीं जा सकते 5 मिनट के लिए ऊपर, तो आपको एज एनालिसिस उस स्ट्रेटजी को यूज करना होता है, न कि आपको एक सेटअप को टारगेट करना है। अब जिस तरीके से मैंने विक क्रॉसिंग का बोला तो ये ना हो कि यहाँ पर विक क्रॉस हुआ, सर देखो ये कैंडल ग्रीन बनी, क्यों बनी ग्रीन? यह सवाल कोई नहीं पूछे, क्योंकि ये ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है। यहाँ पर विक क्रॉस हुआ, सर यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्यों नहीं, रेड कैंडल क्यों नहीं बनी? ये इसलिए नहीं है, ये मोस्टली यहाँ से सेल आएगी। यहाँ पर कौन इंटर हुआ है? इंस्टीट्यूट इंटर हुआ है। अब इंस्टीट्यूट की बनती है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाए या फिर एक छोटा सा डोजी बनाए, अगर इंस्टीट्यूट इंटर होगा 1 मिनट के लिए थोड़ी इंटर होगा, वो तो 4-5 कैंडल के लिए इंटर होगा। तो आपको 5 मिनट इसको देखो, कितना 5 मिनट ऐसा बने 5 मिनट के लिए, लेकिन इसके लिए रेजिस्टेंस का होना जरूरी है। ठीक है, ये देखें, ये एक रेजिस्टेंस है, ये कहां पर बना? एक रेजिस्टेंस के पास बना। फिर यहां से 5 मिनट का आपने ट्रेड किया, यहाँ पर कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी विक नहीं है। अच्छा, अगर एक कैंडल में विक ना हो और दूसरी कैंडल में विक हो, उसको विक क्रॉस नहीं बोलेंगे। विक क्रॉस क्लियर होगा दोनों कैंडल में होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये एक विक क्रॉस है, ये क्या है? एक विक क्रॉस है। यहाँ पर एक डिमांड है, ये डिमांड पे क्या बना है? विक क्रॉस बना है, राइट। यस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस डिमांड से कौन इंटर होगा? इंस्टीट्यूशन। 5 मिनट के लिए ऊपर गया, यस सर। अगली कैंडल ग्रीन बनती है और ऊपर भी जाते हैं। फिर उसी सपोर्ट को, इसी डिमांड को आगे लेके आओ, इस जगह पे कौन इंटर हुआ? Institution. 5 मिनट के लिए मार्केट ऊपर गई, 1 मिनट के लिए भी गई और 5 मिनट के लिए भी गई। तो हम ये तय करेंगे कि किस जगह से इंस्टीट्यूट इंटर होता है। इंस्टीट्यूट हमेशा या तो सपोर्ट से इंटर होता है जिसको डिमांड भी बोलते हैं, या तो सप्लाई से इंटर होगा जिसको सप्लाई भी रेजिस्टेंस भी बोलते हैं।
तो यहाँ पर जी सर। आपने कभी भी जब भी विक क्रॉसिंग पैटर्न को ट्रेड करेंगे तो आपके लिए सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो खाली सिर्फ आपने विक क्रॉसिंग को ढूंढ के उसको टारगेट नहीं करना, नहीं तो इसमें आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, जी सर। इसमें Okay, sir. इसमें डॉट है सर, इसमें ये डॉट है। क्या डाउट है? इसमें अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था ना, वो हम देखना है क्या, वीक और स्ट्रांग इसे देखना है क्या, और नहीं। कोसर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हाँ, बस जहाँ पर भी बने कोई भी लेवल से बने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने। हम वीकेंड बताया था ना, गैप अप का है, वीक और वीक एसएनआर है, जो भी एसएनआर है कर सकते हैं सर। आपके पास की लेवल का मतलब होता है ऑल टाइप ऑफ एसएनआर, ओके जो भी आपको ओके सर। नजर आ जाए। अब डोजी की आए तब भी चलेगा, रिवर्सल एसएनआर आए तब भी चलेगा, विक ओवर विक की एसएनआर आ जाए, वो जितने किस्म की भी एसएनआर आ जाए वो चलेगा सबके सब। ओके ओके सर। सर इसमें राउंड फिगर वाली कैसे चल जाएगी? नहीं चलेगी वो, राउंड नंबर वाली मैंने आपको बताया था टारगेटिंग के लिए यूज होती है। ठीक है, टारगेट वो फॉरेक्स मार्केट में बायर और सेलर टारगेट एक बनाते हैं। देखिए जैसे कि वो अगर 1.9 नहीं 1.06300 के ऊपर इंटर होंगे, यहाँ पर उन्होंने बाय किया, क्या किया यहाँ पर उन्होंने बाय। अगर उनका टारगेट अगला क्या होगा 1.06400। ठीक है, अगर ये इनका टारगेट है तो यहाँ तक प्राइस जाएगी और यहाँ पर रुकेगी, फिर यहाँ पर कोई सेल करने वाले होंगे तो सेल के लिए आएगी, कभी ब्रेकआउट होगी, कभी मार्केट इसको कंटिन्यू करके जाएगी, कभी रिवर्स होगी। ये मोस्टली राउंड नंबर्स टारगेटिंग के लिए यूज होते हैं, क्योंकि आप अगर इस चार्ट को देखें, इस चार्ट को अगर आप गौर से देखें तो प्राइस किस तरीके से चलती है, टारगेट टू टारगेट चलती है। देखिए यहां से प्राइस इस टारगेट से उठती है, किस टारगेट तक जाती है, इस राउंड नंबर तक। ठीक है, इस राउंड नंबर से इस राउंड नंबर तक प्राइस जाती है, फिर अगर प्राइस को ऊपर ही जाना है तो फिर राउंड नंबर ब्रेक करके अगले राउंड नंबर तक जाती है। तो ये राउंड टू राउंड प्राइस सफर करती है, क्योंकि ये राउंड नंबर प्राइस होता है। हाँ, ये अक्सर देखा गया है कि इस जगह पे रिएक्शन जरूर आते हैं, एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज। एक्सचेंज की वजह से एसएनआर काम करती है। एसएनआर के ऊपर भी क्या होता है? एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज। तो राउंड नंबर के पास भी एक्सचेंज होता है, लेकिन ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। अगर मैं इसको बोलूं कि आप एसएनआर पे, राउंड नंबर के एसएनआर पे ट्रेड करो, तो आप हर वक्त राउंड नंबर के एसएनआर के ऊपर ट्रेड करोगे, कभी काम करेगी कभी काम नहीं करेगी, मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये बायर और सेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वहां पर रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। अब वो कैसे आपको पता चलेगा, मैंने आप लोगों को लेसन दिया है, किसका? सेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग से आपको पता चलेगा कि मोमेंटम स्टॉप, मोमेंटम लॉस और मोमेंटम इंक्रीजिंग। तो ये जितने भी मोमेंटम आपको पता चलेंगे, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये राउंड नंबर है, बात करें कि ये राउंड नंबर है, ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हुआ, बायर ने क्या बोला, बाय स्टॉप। बायर ने इस राउंड नंबर पे बोला कि हम स्टॉप हो रहे हैं, राइट? यस जी सर। और ये प्राइस कहां से स्टार्ट हुई थी, इस राउंड नंबर से हुई थी। ठीक है, अब सेलर ने क्या बोला, Stop moment. स्टॉप। तो अब ये यहां से यहां तक आया, अब बायर यहां से कंटिन्यू करता है। क्या बायर ने बोला कि मोमेंटम स्टॉप हुआ? नहीं हुआ। नहीं सर। सेलर से सपोर्ट ले ली इस ब्रेकआउट पे, राउंड नंबर के ब्रेकआउट पे, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब इसका टारगेट अभी क्या है, अगला राउंड नंबर। इसका टारगेट क्या है, अगला राउंड नंबर। अब ये जो एग्जांपल दिया, इज इट सेम एग्जांपल दिखाऊं, ये कितनी कैंडल गई बनी ऊपर, ठीक के बाद इसी राउंड नंबर पे सपोर्ट हुई और बायर की कैंडल बनके फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए यस सर। अगर इस राउंड नंबर के नीचे मोमेंटम स्टॉप करते तो मार्केट ज्यादा लंबा गिरती। राउंड नंबर के ऊपर मोमेंटम स्टॉप किया है तो थोड़ी देर के लिए मार्केट कंसोलिडेट करेगी, क्योंकि ये स्टॉप ऐसे ना रहे, जैसे कि यहाँ पर सेल आया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आया, लेकिन उसके बाद फिर किसने, सेलर ने भी मोमेंटम स्टॉप किया, लेकिन इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट अगला राउंड नंबर है। बताओ अगले राउंड नंबर तक गई मार्केट? हाँ देखिए यहाँ पे भी ऐसा रहता है। अब अगले राउंड नंबर, हाँ यस, ये वाला देखें, ये भी इसके ऊपर, ये भले ये जो है ना, ये स्टॉप, इसको तो एक ही कैंडल बनी थी, यहाँ पर तो चलो बायर ने स्टॉप भी किया था, इसलिए थोड़ा सा पुल बैक आ गया। यहाँ पर तो बायर ने स्टॉप नहीं किया और डायरेक्ट अगले राउंड नंबर तक गए। और जब यहाँ पर बायर ने क्या बोला, हमने स्टॉप किया, स्टॉप किया, अब नीचे आ गई, नीचे वाली तक। उसके बाद फिर अगले राउंड नंबर तक आ गई मार्केट। फिर जब यहाँ से सेलर ऊपर की तरफ गए, यहाँ पर सेलर ने स्टॉप किया तो बायर यहाँ पर पहुंचे। इसी वजह से यहाँ पर क्या बायर ने बोला कि हमने स्टॉप किया? नहीं किया सर। नहीं किया। अगली दफा राउंड नंबर ने काम किया, नहीं किया। क्योंकि बायर ने क्या बोला था, हमने स्टॉप नहीं किया, हम मार्केट में कंटिन्यू नहीं किया। अब ये राउंड नंबर पे भी कोई स्टॉप हुआ नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि अगले राउंड नंबर तक प्राइस जाएगी, ऊपर वाले राउंड नंबर तक। क्या गई प्राइस नहीं गई, बताओ? गई सर। तो यहाँ पर क्या इन्होंने स्टॉप किया? नहीं सर। तो अगले राउंड नंबर तक प्राइस जाएगी, गई नहीं गई? जी सर।
उसके बाद यहाँ पर कोई स्टॉप किया उन्होंने? नहीं किया। नहीं तो फिर अगले राउंड नहीं। नंबर तक प्राइस जाएगी, ये गई जी। इस राउंड नंबर तक Yes. प्राइस स्टॉप नहीं किया, यहाँ पर जाके स्टॉप किया उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप किया। अब जी ये सर। मार्केट इस राउंड नंबर को टच करेगी, ये नीचे वाले राउंड नंबर को। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तक मार्केट में ये सर यहाँ पे टच किया। कंसोलिडेशन किया, ठीक है। यहाँ पर टच बार-बार किया, क्योंकि यहाँ पर क्या किया इन्होंने, स्टॉप किया था, राइट। तो राउंड नंबर काम Yes, कर sir. रहा है। तो लॉजिक के साथ, एनालिसिस के साथ, ठीक है। नहीं तो मैं बोलता कि राउंड नंबर इज ऐसे ना, तो आप लोग क्या करते, राउंड नंबर को यहाँ पर ट्रेड करते तो होता विन होता, यहाँ पर ट्रेड करते तो विन होता, यहाँ पर ट्रेड करते तो विन होता, और पिछली दफा जितनी दफा भी ट्रेड किया सब लॉस होता। एसएनआर भी इस Yes. तरीके से काम जी करता है। सर। एसएनआर भी सारी इसी तरीके से काम करती है। आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में मास्टरी करनी चाहिए, क्योंकि उसी से ही तो आपको पता चलता है कि कौन स्टॉप कर रहा है, Okay, कौन कंटिन्यू कर रहा है, राइट। जी सर। ओके सर डॉजी ग्रीन और रेड दोनों कैंडल को अगर कहीं स्टॉप होगी तो नहीं मानेंगे ना अपन? डोजी तो इंडिसिशन कैंडल होती है ना, जहाँ पर बायर कैंडल बनाना चाहता है तो नहीं बना सकता, या सेलर कैंडल बनाना चाहे तो नहीं बना सकता, वहां पर उसकी सप्लाई उसको सपोर्ट नहीं करती या डिमांड उसको सपोर्ट नहीं करती, तो डोजी इसलिए इंडिसिशन की कैंडल के लिए बनता है। लेकिन डोजी के बाद फिर डिसीजन हो जाता है कि कौन आना चाहता है मार्केट में, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्या सर ये जो आपने इंस्टीट्यूट वाली एसएनआर के बारे में बताया है, जी बोले। इंस्टीट्यूट की एसएनआर के बारे में बताया, उसने एक बार वर्क किया, जब मार्केट दोबारा उसकी एसएनआर पे जाएगी, अगर इंस्टीट्यूट ने एंटर नहीं किया तो इसका मतलब रिटेलर ने एंटर किया वहाँ पे। मैंने तो कोई इंस्टीट्यूट की एसएनआर बताई नहीं है। नहीं आपने No, बोला sir. कि एसएनआर के ऊपर इंस्टीट्यूट एंटर होगा तो नेक्स्ट टाइम के लिए मार्केट नीचे जाएगी। जी। तो एक दफा काम कर चुका, जब दोबारा मार्केट वहीं पे आएगी तो तभी हम इंतजार करेंगे कि इंस्टीट्यूट का एक ही दफा। सेलर है। एक ही दफा use एक ही दफा करेंगे, बस। बस एक दफा यूज करेंगे, दो दफा हम कोई भी कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ जी पर हमने इम्बैलेंस पढ़ा, इम्बैलेंस आपको क्लियर हो गया था, राइट। हाँ सर। Yes, sir. Yes. जी सर फेयर वैल्यू गैप्स और इम्बैलेंस एक ही चीज होती है। फेयर वैल्यू गैप को बोलते हैं एफवीजी, जी। एफवीजी या फिर इम्बैलेंस एक ही एक ही है। इसमें कोई भी ओके सर। फर्क नहीं है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है। फंडिंग कैंडल एसएनआर के ऊपर बनती है, ठीक है। वो इस एसएनआर के जी बारे सर। में ये बताती है हमें, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई फंडिंग कैंडल बन जाए इस जगह पे, तो ये बताती है कि इस एसएनआर पे अब कौन एंटर हुआ मार्केट में, इंस्टीट्यूट एंटर हुआ। Sellers. अगर इंस्टीट्यूट एंटर होगा तो लंबा नीचे जाएगा, ये कहने का मकसद है। Okay. तो सर अगर मतलब जैसे इंस्टीट्यूट एंटर होता है तो अपन प्रेफरेबली वहाँ पर 5 मिनट की वो ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया क्या इंस्टीट्यूट एंटर हुआ है, वो तो फिर लंबा मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखो कि एसएनआर के ऊपर, एसएनआर के Okay, बगैर sir. अगर एंटर होता है तो फिर वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि कंसोलिडेशन के मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा ये बनता है, कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर बनता है तो वो फेक होता है, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रैप। फिर उस कैंडल को बोलेंगे जो ये ट्रैप बनेगा, बार बार लोगों को ट्रैप करेगा कि देखो इंस्टीट्यूट एंटर हो रहे हैं, देखो इंस्टीट्यूट एंटर हो रहे हैं, तो वो हकीकत में इंस्टीट्यूट एंटर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जी आज सर। मैं मार्केट स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी जो टॉपिक सर को वो अगर साइज तो वो साइज ऑफ सीक्वेंस रैंडम सीक्वेंस वो क्या है? अब आपके कहने पे चलूंगा मैं मार्केट पे, ओके सर। इंतजार करें, बता दिया जाएगा आपको भी। जब जिसका वक्त आएगा वो टॉपिक उसको पढ़ा जाएगा। हाँ ओके सर। ओके सर। मार्केट के अंदर सबसे पहला एक स्ट्रक्चर बनता है जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं जिगजैग। क्या बोलते हैं इसको? जिगजैग। Zigzag. एग्जैक्ट इस जिगजैग के अंदर ए पॉइंट बोलो, बी पॉइंट बोलो, सी पॉइंट बोलो, डी पॉइंट बोलो, ऐसे बोलो आपकी मर्जी है। 1 2 3 4 बोलो आपकी मर्जी है। हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो बोलो, ये गलत होगा। बाकी इसमें से एबीसीडी बोलो आपकी मर्जी है, 1 2 3 4 बोलो आपकी मर्जी है। क्योंकि आज तक हम ये पढ़ते आए कि अगर ऐसी मूवमेंट बने तो ये हाई है, ये लो है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है। ये रिटेलर का कॉन्सेप्ट है, इसका रिटेलर का। हम पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का कॉन्सेप्ट, जिसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। उसके अंदर ये गलत है। अगर प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट के लिए जाएं तो वहां पर तो ये चलता है, हर एक बंदा यही करता है कि देखो कि हाई के बाद लो बना, लो के बाद लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना। आप इसको ऐसे ले सकते हो, हाई लो, लोअर हाई, लेकिन आज क्या है? अनकन्फर्म। कंफर्म कोई भी नहीं है इसमें, कंफर्म इसमें से कोई भी नहीं है। इसलिए हम इसको जब कंफर्म नहीं है तो क्यों बोलेंगे लो है? लो कंफर्म होने के लिए एक ऑपरेशन होता है, लोअर हाई कंफर्म होने के लिए एक ऑपरेशन होता है। हमें इसको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इस स्ट्रक्चर का आगाज करते हैं। यहां से एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। इसके अंदर आपको रेजिस्टेंस कहां पर दिखेगी? रेजिस्टेंस 1 2 3 एक यहां दोनों पर क्राउन दिख रही है, एक यहां पर दिख रही है, ठीक है। एक ये रेजिस्टेंस दिख रही है और ये एक रेजिस्टेंस दिख रही है। अब जो रिसेंट हमारा लास्ट पॉइंट है प्राइस का, लास्ट पॉइंट कौन सा है? ये है ना। यस। लास्ट Yes, sir. पॉइंट से पीछे वाला रेजिस्टेंस कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा या ये कहलाएगा?
नंबर 1 कहलाएगा, नंबर 2 कहलाएगा? Number नंबर one. 1 सर। नंबर वन। रीसेंट प्राइस से नंबर 1 जो रेजिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल स्ट्रक्चर। Internal structure. स्ट्रक्चर। ठीक है, लास्ट प्राइस से प्रीवियस रेजिस्टेंस, याद रखिएगा, लास्ट प्राइस से प्रीवियस रेजिस्टेंस, लास्ट प्राइस से प्रीवियस सपोर्ट, ये है ना? यस सर। ये भी हमारा क्या रहेगा? Internal structure. इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हमारे लिए हम ये समझ रहे हैं कि ये लो है, लेकिन ये अभी तक लो नहीं है क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं है। अगर प्राइस यहां से उठे, ऊपर उठे और ये रेजिस्टेंस को क्या कर दे? ब्रेक। ब्रेक कर बस दे, ब्रेक। परसेंट। तो अब बोलेंगे कि ये क्या है? लो। लो। लो अब बना, कंफर्म लो अब बना। जब लो कंफर्म नहीं होता ना तो वो लो एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करता। जब नहीं लो करता। कंफर्म होता है तो वो एक स्ट्रांग सपोर्ट भी बनाता है साथ में। अब आने वाले वक्त में ये एक स्ट्रांग सपोर्ट बन सकती है। अब यहां पर आपने एक चीज को देखना है, नोट करना है कि ये ब्रेकआउट कैसे करें। इंटरनल स्ट्रक्चर लो कंफर्म करने के लिए इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कैसे हो। अब हम यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स भी लिखेंगे। ठीक है, हाउ प्राइस ब्रेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर टू कंफर्म लो। प्राइस अब कौन सी देखते हैं? लाइन की प्राइस देखते हैं या फिर कैंडलस्टिक की प्राइस देखते हैं? लाइन की प्राइस। कैंडलस्टिक की प्राइस देखते हैं ना, कैंडलस्टिक के अंदर। हाँ, लाइन चार्ट की प्राइस देखते हैं ना, उसमें हाई एंड लो नहीं होता, उसमें ओपन और क्लोज होता है। जो कि चार्ट का होगी, चार्ट के हाँ। उसके साथ। हम अभी इसकी देख रहे हैं क्योंकि कैंडलस्टिक के अंदर हाई एंड लो भी हाँ। क्लियर होता है, और अगर लाइन चार्ट जी, देखेंगे जी। ना उसमें लो एंड हाई नहीं होता, उसमें खाली ओपन एंड क्लोज होता है। हाँ सर। ये आपकी प्राइस की मूवमेंट बनी। ठीक है, अब हमारे लिए जो रीसेंट रेजिस्टेंस है वो ये है, और इस रीसेंट रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल प्राइस ऊपर क्यों आती है? प्राइस का रीजन है, प्राइस इसलिए ऊपर आती है इसको ब्रेक करने के लिए क्योंकि इसको लो कंफर्म करना होता है। क्योंकि अब ये वाला जो प्राइस है ये लो नहीं है। अगर मैं इसको बोलूं कि ये लो है, ये लो गलत है, नहीं है। नहीं है। ठीक है, क्योंकि एसएमसी के कानून थोड़े से डिफरेंट है। तो यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। इंटरनल स्ट्रक्चर किससे ब्रेकआउट हो गया? विक। विक से ब्रेकआउट हो गया, चलेगा। विक से ब्रेकआउट हो जाए या फिर बॉडी से ब्रेकआउट हो जाए, दोनों ब्रेकआउट चलेंगे इसके लिए। उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ आ गई, प्राइस नीचे। अब यहां पर देखिए क्या इंबैलेंस है? हाँ सर। यस सर। क्या सप्लाई बनी? यस सर। यस सर। क्या इंस्टीट्यूट इंटर हुए? यस Yes. सर। यस सर। एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना लो कंफर्म करने के लिए। अब कंफर्म लो हो गया क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, और उसकी जगह पे एक सप्लाई हम बना सकते हैं, हम उसकी सप्लाई बना सकते हैं इससे भी। लेकिन ये सप्लाई अनकंफर्म है। ये सप्लाई क्या है? ये कंफर्म सप्लाई नहीं है क्योंकि ये लोअर हाई नहीं है। लोअर हाई कब बनता है? लो कब बना था? लो के लिए कंडीशन क्या थी? प्रीवियस। जब तक ऊपर टच करना चाहिए प्रीवियस को। इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो क्या बना? लो बना, राइट? लो। यस। अब इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद होता है एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये लो कंफर्म हो गया। जैसे लो कंफर्म हो गया तो ये क्या बन गया? एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, राइट? अब जब तक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा तो हमारा लोअर हाई नहीं बनेगा। ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तो हमारा लोअर हाई नहीं बनेगा। तो इस जगह पे अगर आप सप्लाई मांगोगे तो सप्लाई नहीं बनेगी। सप्लाई यहां से नहीं बनती। सप्लाई कहां से बनती है? सप्लाई जब लोअर हाई कंफर्म हो। सप्लाई जब लोअर हाई कंफर्म हो, ठीक है? याद रखिएगा। जब कंफर्म हो जाएगी तो ऊपर तब हम कहेंगे हाँ भाई यहाँ पे सप्लाई आई है, तब हम बोलेंगे कि लोअर हाई हुआ। ठीक है, अब प्राइस यहां से नीचे की तरफ आ रही है। देखिए नीचे की तरफ आ गई, नीचे की तरफ आ गई, नीचे की तरफ आ गई। प्राइस ने कैसे ब्रेक किया इसको? ब्रेक से। ये नहीं माना जाएगा। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर विक से ब्रेकआउट हो जाए नहीं मानेंगे, ओके। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर विक से ब्रेक हो जाएगा तो मानेंगे। मानेंगे ये ब्रेक होगा विक से तो नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। अगर ये विक से ऐसे बना और किसी ने मान लिया और ये समझेगा कि ये लोअर हाई है, यहां पर जब प्राइस चली जाएगी ना ऊपर, ये काम नहीं करेगा, बाकी ऊपर चली जाएगी, आगे ऊपर चली जाएगी। ऊपर से ये यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम देखें कि ये किससे कैंडल ने ब्रेकआउट किया? बॉडी से। बॉडी।
बॉडी से ब्रेकआउट हुआ, जैसे बॉडी से ब्रेकआउट हो गया तो हमारा एक लोअर हाई कंफर्म हो गया, ये हमारा बन गया लोअर हाई। अब हमारा लोअर हाई बना, अब लोअर हाई बना तो सप्लाई भी बनी, क्योंकि सप्लाई कहां पर बनती है, लोअर हाई पे लोअर बनती है। हाई ये हमारी क्या बन गई, सप्लाई। ठीक है, ये अब इसको टच करेगा तो लोअर लो इसको बनेगा। टच करेगा तो मार्केट गिरेगा। अब इसको अगर प्राइस टच करेगा, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। अब मैं ऐसे ही 3 कैंडल या 4 कैंडल बना रहा हूं, ऐसे होगा नहीं, 1-2 कैंडल रेड भी आ जाएगी बीच में, आप लोग बस समझिए। अब यहां पर अगर बायर एंटर हुआ और यहां पर सप्लाई के अंदर एंटर होगा, तब एसएमसी एंटर होगा मार्केट के अंदर। ये गिरेगा नीचे फिर, अब ये गिरेगा तो बहुत लंबा गिरेगा, ये गिरेगा तो बहुत लंबा गिरेगा। रेंजिंग ये को मार्केट का तोड़ स्ट्रक्चर देगा। बनता है। ये इसको तोड़ के फिर मार्केट एक लंबा वेव बनाएगा, उसके बाद फिर इंटरनल स्ट्रक्चर फिर एक नई वेव बनेगी। अब कैसे वो बनते जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर है जो हमने सब पढ़ने समझने। ठीक है, अब कैसे फिर स्ट्रक्चर बनेगा, मैं आप लोगों को एक खाली स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। Yes, correct. देखिए, अब यहां पर कितने पार्ट बने, मैं पार्ट अलग अलग कलर से बना रहा हूं। ठीक है, ये एक पार्ट बना, और ये दूसरा पार्ट बना। लेकिन इस पार्ट बनने से पहले देखिए, क्या यहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ? Yes, जैसे ब्रेक हुआ तो लो कंफर्म हो गया। correct. Yes, पहले अब ये देखते हैं कि कहां कहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और लो कंफर्म होता है। यहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो लो कंफर्म हो गया, हो गया। यहां पर हुआ नो, यहां पर नहीं हुआ नहीं नो, हुआ। यहां पर नहीं। हुआ हो गया हो नहीं, गया लो हो कंफर्म गया। हो गया। अब ये हमारा लो नहीं है, ये हमारा लो नहीं है, राइट। Okay. यहां पर लो कंफर्म, ये लो ब्रेक हुआ, यस लो हो गया। उसके बाद यहां पर हुआ नहीं हुआ, नहीं ये हुआ। दूर से नहीं हुआ। हम्म? ये तो दूर से हुआ, तो इसके पीछे वाला नहीं होगा। ये वाला नहीं हुआ ना, क्योंकि इसका नहीं ये ये वाला वाला नहीं 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 इसके आगे वाला, यहाँ पे इसके आगे हाँ इसके आगे वाला, यहाँ ये दूर से हुआ, तो दूसरे इसके कैसे जो पीछे वाला बना हुआ। नहीं, तो फिर ये जरूरी थोड़ी है कि प्राइस हर बार ऐसे डायरेक्ट आके ब्रेक करेगी, कभी ऐसे ऐसे करके भी आएगी ना। रेंज बना के देखो ऐसे आई, अब ब्रेक हो गया, हाँ तो लो Yes. कंफर्म हो गया। कैसे भी आए प्राइस, पहला वाला होगा। हाँ सीधा आए टेढ़ा आए, चाहे 50 जो है ना यहाँ पर लाइनें बना के आए, एक दफा इसने ब्रेक किया तो अब जाके कंफर्म हो गया लो है, राइट। तो ये हमारे लो कंफर्म हुए। अब हम तो हर एक को लो बोलते थे, जब हर एक को लो बोलते थे तो काम क्यों नहीं कर रहा, सोचो कर रहा है काम, नहीं कर रहा। Yes, हाँ? sir. अब लो जो है ना निकल। एक एक होगा, ये वाले जो लो होंगे। लोअर हाई कहां पर बना, यहां से प्राइस ने जी। इसको ब्रेक किया तो लोअर हाई बना, राइट। Lower. इसको प्राइस ने ब्रेक किया तो लोअर हाई बना, बना इसको प्राइस ने ब्रेक किया तो लोअर हाई बना, बना इसको प्राइस ने ब्रेक किया तो लोअर हाई बना, ये बना। बना। ये हमारे लोअर हाई है, ये हमारे लो है। यहाँ पर लोअर हाई नहीं है, ये भी लोअर हाई नहीं है, ये भी लोअर हाई नहीं है। तो मार्केट इस तरीके से अक्सर अपनी मूवमेंट बनाती है, तब हमें पता चलता है कि असली लोअर हाई कौन सा है। हम हमारे पास इस ऐसे सप्लाई है, ये देखो। अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें ट्रेड करूंगा ताकि आपको समझाऊं कि हम कैसे फेल होते थे जब सप्लाई एंड डिमांड को अलग तरीके से ऐसे जुगाड़ी तरीके से ट्रेड करते थे। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर में प्राइस एक्शन के कोर्स में इसलिए नहीं बताऊं कि बताता था कि अब इतना स्ट्रक्चर बताऊं तो फिर तो सारा टाइम इसमें जाया हो जाता था और समझते भी नहीं थे लोग। तो फिर मैं भी उनको उसी तरीके से बोलता था कि बस ऐसे जुगाड़ वाला आप लोअर हाई समझो। अब हमारे पास एक कंफर्म लोअर हाई कौन सा है, ये राइट। Yes, correct. यस हम सर सप्लाई इस पे बनाएंगे। आप अगर पहले ट्रेडिंग करते थे तो सप्लाई इस पे बना देते, है ना। Yes, ये Yes, भी sir. सप्लाई है, वो भी सप्लाई है, लेकिन जब इस पे सप्लाई बनाते थे तो मार्केट नहीं रुकती थी, थोड़ी आती थी, इस रेजिस्टेंस की वजह से ऊपर की तरफ चली जाती, फिर यहाँ से गिरती थी। आपका पहला ट्रेड लॉस हो गया, दूसरा करते नहीं थे, फिर देखते थे अरे यार दूसरा ट्रेड विन हो रहा है, यहाँ से तो मार्केट निकालते यहाँ तक क्यों नहीं किया, सप्लाई फेल हो गई। क्या बोलते थे हम, सप्लाई फेल हो गई। लेकिन सप्लाई थी नहीं तो फेल कहां से होगी, ये बड़ा दिमाग खराब करता था। सप्लाई थी नहीं तो फेल कहां से होगी। सप्लाई जहां पर है तो उसने काम कर दिया अपना पूरा, बिल्कुल। सप्लाई फेल नहीं होती इस तरीके से, ठीक है ना। लेकिन सप्लाई वो हो तो सही ना, क्योंकि सप्लाई कहां पर बनती है, लोअर हाई पे बनती है। अब ये आपके लिए एक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो ये आपकी सप्लाई कंफर्म हो गई। इसीलिए प्राइस जहां से मार्केट में गिरी है, क्योंकि ये लोअर हाई की सप्लाई पे प्राइस आई, वो मार्केट नीचे की तरफ आई। तो ये स्ट्रक्चर्स इस तरीके से बनते हैं। आज मैंने स्ट्रक्चर का खाली आप लोगों को थोड़ा सा मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हम आने वाले वक्त में जो पढ़ेंगे इसके अंदर, वो हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका मेन टॉपिक क्या रहेगा, मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, आज मैंने आप लोगों को क्या क्लियर किया, Internal and external structure. यस ठीक है, ये हमने आज क्लियर किया कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे बनता है। ठीक है, और इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या कंफर्म करता है, लो एंड लोअर हाई हमने पढ़ा। ठीक है, लो एंड लोअर हाई, और उसके बाद
क्या हो सकता था? हाई हायर है और हायर लो। हाई लो। हाई एंड हायर। ये हमारा वो जो भी है ऐसे ही होगा, बस इसका उल्टा होगा। वो इसका उल्टा होगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैं सीधा पढ़ाऊंगा, उल्टा आप लोगों ने उनको खुद करना है। ठीक है, अगर सप्लाई पढ़ाया तो डिमांड आप लोग खुद बनाओगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। Yes, sir. उसके बाद सर ये जब ये हो ये जाएगा कॉन्सेप्ट से क्या मतलब? अब सबक कीजिए। ओके इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद अब जैसे कि ये हमारा हो गया, अब हम अगले तरफ चलेंगे। हम अगली तरफ पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, लिक्विडिटी पढ़ने के बाद Yes, sir. लिक्विडिटी हमारी आ जाएगी, तो हम ये टॉपिक को पढ़ेंगे, इंड्यूसमेंट, Yes, ma'am. इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, और साथ में इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सप्लाई एंड डिमांड, ये चीजें पढ़ेंगे। फिर साथ साथ में ये कंफर्म करेंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। Of सबको ये character. चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ में आएगा तो आपको पता चलेगा कि ट्रेड कब ट्रेड होता है। ठीक है, ट्रेड कब चेंज होता है, जिसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रेक Of ऑफ structure. स्ट्रक्चर, मतलब ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए कौन सी साइन है, जो हमारा बीओएस होता है। और हम यहाँ पर पढ़ेंगे फुल बैक। ठीक है, कि फुल बैक किस तरीके से आता है, और हम पढ़ेंगे इंपल्स बैक किस तरीके से बनती है। ये चीजें हम इसके मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि हम कब हमें ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, किस लेवल को हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि और इससे हमें ये पता चलेगा टारगेट, क्या पता चलेगा, टारगेट कि कितना बायर ऊपर जाएगा, कहां से नीचे गिरेगा। क्योंकि अब आज हमने इंबैलेंस इसमें अंदर कवर कर दिया, क्योंकि वो मार्केट स्ट्रक्चर में देखा था, क्योंकि इंबैलेंस का मैंने आपको यूज नहीं बताया, वो यूज हम पढ़ेंगे कि जैसे कि ये हमारे पास मूवमेंट है, राइट, प्राइस यहां पर आ गई, प्राइस यहां से नीचे गिरेगी, यहां से नीचे गिरेगी, या यहां से नीचे गिरेगी। हमारे पास कितनी लेवल होती है, हमेशा 3 होती है। पहली लेवल से मार्केट यहां से नीचे गिरेगी, या फिर नहीं यहां से गिरेगी, या फिर यहां से गिरेगी। अगर इंबैलेंस यहां पर नहीं है तो कहां से गिरेगी, यहां पर इंबैलेंस है तो इस बार प्राइस यहां से नहीं यहां से गिरेगी, राइट। और अगर यस सर यहां पर इंबैलेंस है तो प्राइस यहां से गिरेगी। और अगर इंबैलेंस यहां पर नहीं है और यहां भी नहीं है, कहां पर है, यहां पर है, तो फिर यहां पर भी प्राइस नहीं गिरेगी, यहां पर भी नहीं गिरेगी, और यहां से जाके प्राइस गिरना शुरू करेगी, राइट। तो इंबैलेंस का काम पता चल गया। Yes. यस सर इंबैलेंस क्या बताएगा कि कौन सी रेजिस्टेंस लेवल काम करेगी मार्केट को गिराने के लिए। तो इंबैलेंस ने यहां पर भी नहीं था, यहां पर भी नहीं था, यहां पर था, तो इसने बोला कि ये वाला लेवल काम करेगी। तो यहां पर क्या है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसका सेलर का, जिसका इंटरेस्ट होगा वो यहां पर बैठा होगा, सेलर जैसे प्राइस यहां पर आएगी तो मार्केट गिरना शुरू करेगी। तो ये चीजें हम आगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर लेंदी होगा, एकदम से नहीं समझिएगा कि हमें बस कोई स्ट्रेटजी मिलेगी इसके अंदर हम ट्रेड करेंगे। ये आपको एक सोच देगा, एक एनालिसिस देगा, और जरूरी थोड़ी है किसी स्ट्रेटजी का नाम होना चाहिए। आप एनालिसिस करके ये फैसला कर सकते हो कि यहाँ से सेलर पॉइंटर होना चाहिए या यहाँ से बायर पॉइंटर होना चाहिए। क्या उसके लिए स्ट्रेटजी का नाम होना जरूरी है? नहीं सर आपको ये पता चल जाए कि यहाँ से बायर एंटर होगा, मुझे बायर के साथ जाना चाहिए, यहाँ से सेलर एंटर होगा, मुझे सेलर के साथ जाना चाहिए। इसको बोलते हैं एनालिसिस ट्रेडिंग। जब एनालिसिस ट्रेडिंग सीख जाएंगे तो आप लोग बोलोगे कि स्ट्रेटजी पे हम क्यों ट्रेड करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी ट्रेड करने के लिए आप एक चीज को पॉइंट करते हो। अब वो पॉइंटिंग कभी काम करती है, कभी काम नहीं करती। जितनी भी स्ट्रेटजी मार्केट में जाके टेस्ट करो, सबका रिजल्ट 55% आपको सामने दिखेगा। कितना? 55%। आप लोग ऐसे हजारों स्ट्रेटजी टेस्ट कर चुके हो मार्केट में, सबका रिजल्ट 55% दिखता है। तो फिर आप लोग मेरे पास आते हो, बोलते हो सर ये स्ट्रेटजी तो ऐसे काम नहीं कर रही, इसका कोई फिल्टर बताओ। फिर हम फिल्टर बताते हैं, फिर आप बोलते हो कि सर 70% पे पहुंच गया 55 से, दूसरा भी फिल्टर बताओ, फिर दूसरा फिल्टर बताते हैं, फिर आप बोलते हैं कि 85 प्लस रिजल्ट मिल रहा है। तो एक स्ट्रेटजी को किसकी जरूरत है? फिल्टर की जरूरत है, कोई भी स्ट्रेटजी हो। तो जब ये पूरा का पूरा फिल्टर हम पढ़ रहे हैं, फिल्टर मतलब एनालिसिस, फिल्टर मतलब एनालिसिस, एनालिसिस पढ़ लेंगे तो फिर जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं आपके लिए आसान हो जाएंगी कि मुझे इस पे ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मार्केट स्ट्रक्चर बना, आपको पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर में इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो मार्केट को कहां जाना चाहिए? लो ब्रेक करना लो ब्रेक करने के लिए क्योंकि उसको लोअर आइकन करना है, राइट। Yes, sir. तो यहाँ पर अगर कोई भी ऐसी कैंडल बन जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी थी और उसके बाद क्या बनी, एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल फंडिंग कैंडल बनी। तो ये क्यों इंटर में इंस्टीट्यूशनल? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल को पता है कि ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होने वाला है, यहाँ तक मार्केट नीचे गिरेगी, मुझे जाना चाहिए। तो यहाँ से वो इंटर हुआ, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद यहाँ पर क्या बना, सेलर ने क्या किया, स्टॉप किया। क्यों स्टॉप किया? क्योंकि सेलर ने बोला कि बस इतना हमने यहाँ पर करना था, अब प्राइस कहां जाएगी, इस सप्लाई तक जाएगी, राइट। इस सप्लाई तक जाने के लिए सेलर ने कौन सा सिग्नल दिया? स्टॉप होने का सिग्नल दिया। मोमेंटम स्टॉप वो क्यों दिया? क्योंकि हम ऊपर जाएंगे, दोबारा एक जोर से झटका देंगे मार्केट को, और फिर यहाँ पर बायर ऊपर की तरफ आया, राइट।
और बायर ने स्टोरी टाइप का लगता है। अभी बायर ने कुछ भी नहीं बोला, हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे, हम अभी बायर से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। भाई पहले बताओ क्या करोगे तुम? बायर ने स्टॉप किया, साथ में कौन एंटर हुआ? इंस्टीट्यूशन। अब कंफर्म हुआ कि अब मार्केट गिरेगा और बायर ने भी हमें क्या बोला, हम स्टॉप हो गए। अब यहां से जब हम सेल करना शुरू करेंगे और यूं प्राइस नीचे की तरफ गिरेगी, ऐसे मार्केट गिरती है ना। लेकिन इसमें हमने क्या समझा, हमने ये समझा इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो मार्केट नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी तो सिग्नल मिले सेल का, तो हम करेंगे। वेट किया, यहां पर मार्केट ने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो ये क्या बना, फुल बैक बनेगा, क्योंकि सप्लाई तक मार्केट को पहुंचा रहा है। फुल बैक बना, फुल बैक बना तो मार्केट सप्लाई तक पहुंची। सप्लाई का काम क्या होता है, मार्केट को नीचे खींचना। सप्लाई पे पहुंचा तो बायर ने पहले इन्फॉर्म किया कि वी आर स्टॉप। स्टॉप करने के बाद इंस्टीट्यूशनल ने बोला कि हम मार्केट में आ गए, अब हम मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। देखिए देखो कि कोई बड़ा ऐसे मूवमेंट है कि कोई छुपा के मूवमेंट हो रही है? नहीं बिल्कुल नहीं। सब तो इन्फॉर्म कर रहे हैं यार, बायर भी इन्फॉर्म कर रहा है, सेलर भी इन्फॉर्म कर रहा है, इंस्टीट्यूट भी बोल रहे हैं कि हम मार्केट में एंटर हो रहे हैं, लेकिन हम रीड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें सब कुछ मुश्किल लगता है। लेकिन इंशाल्लाह आप इस कोर्स के अंदर सब कुछ रीड कर पाएंगे। आज के लिए सर ये स्टोरी टाइप का लगता है इसमें जो चलती है ना मार्केट। स्टोरी तो है ना ब्रदर, है ये स्टोरी, ठीक है। स्टोरी ना होगी तो हमें कैसे समझ में आती फिर? हाँ, कौन किसको नीचे जा रहा है, कौन ऊपर जा रहा है, बिल्कुल स्टोरी टाइप का लगता है। वही सर मेरा एक दो क्वेश्चन, सर मेरा क्वेश्चन है क्या है, अब सब लोग भी एसएमसी पता कर लेते हो, रिटेल ट्रेडर्स, उन्होंने भी फंड इंस्टीट्यूट साथ तो जाते हैं ना, आपको इंस्टीट्यूट ट्रेडर्स हो जाएगा ना, आप सभी रिटेल ट्रेडर्स एसएमसी का कॉन्सेप्ट पता है। अब हम सर कॉन्सेप्ट बलराम सर स्टोरी है क्या सर? एक बात करो, इससे पहले आपको पता था? इससे पहले आपको नहीं पता था? ऐसे बहुत सारे ट्रेडर होंगे उनको एसएमसी का नाम का ही पता नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे ट्रेडर हैं जिनको पता ही नहीं है एसएमसी क्या होता है, उनको यही पता है कि बस सेल करो और बाय करो। ऐसे भी बहुत सारे ट्रेडर हैं, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटी तो वो है कि भाई सिग्नल कोई देगा तो बाय करेंगे, सिग्नल कोई देगा तो हम सेल करेंगे, हमें तो पता ही नहीं है क्या करना है मार्केट में। ऐसे भी बहुत सारे हजारों लोग हैं ऐसे। ये बहुत थोड़े से लोग हैं, 5% जिसको एसएमसी का पता होता है, 5%, ठीक है। और 5% 95% फिर भी वही है जिनको अभी तक वो एक ही बात पे डटे हुए हैं, मार्केट मुझे मैनिपुलेट करती है, मार्केट से मैं बदला लेके रहूंगा, ठीक है। तो बदला लेते लेते वो सब खाली हो जाता है, ऐसे होता है, ठीक है। ओके ठीक है, अब लेते हैं मंडे के दिन इंशाल्लाह। सर मैं एक बात करना चाहता हूँ सर। पूछिए। अल्लाह आपको अजर दे, आप बखील बिल्कुल भी नहीं है। जैसे बखील बिल्कुल भी नहीं है, जैसे लोगों को कुछ आता है ना वो सुबह छुपा बैठते हैं, सुबह चढ़ बैठते हैं, आप वैसे नहीं है। अल्लाह आपको अजर दे। छुपाने का कोई फायदा है ब्रदर? छुपाने का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। आप भी मार्केट से कमाएंगे, कौन से आप सक्सेसफुल होंगे तो मुझसे कैसे मांगेंगे? तो इसलिए जब आप भी मार्केट से मंगाए, मुझे भी ब्रोकर देगा, आपको भी ब्रोकर देगा, तो ब्रोकर को लूटो भाई, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, हाँ ब्रोकर जी बोले। सर मैं बोल रहा हूँ ओटीसी में हमें ट्रेड करना चाहिए, इस पे जो आपने सिखाया या नहीं सर? देखो ये चीज मैं कल बोलने वाला था, ओटीसी Yes. मार्केट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ रियल मार्केट, याद रखिए। एक दफा समझ जाएगा, बार बार आप इस पे फिर ट्रेड नहीं करेंगे। ओटीसी मार्केट ठीक is the reflection of real market, ठीक है, but it is not real market. है। Bankers, institutional traders only trade real market, ठीक है। अब जिस मार्केट के अंदर बैंक इंटर नहीं होता, जिस मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूट ट्रेड नहीं करते, उस मार्केट के अंदर अगर हम ट्रेड करेंगे तो फिर हमारे लक के ऊपर है, या तो आया या तो गया, जैसे गैम्बलिंग होता है, ठीक है। क्योंकि ये रिफ्लेक्शन ऑफ रियल मार्केट है, ये रियल मार्केट नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये मार्केट कंप्यूटर से बनी होती है। अब आप एक काम कीजिएगा, एक रिसर्च करेंगे ना, फिर आपके माइंड में बात आ जाएगी। आईक्यू ऑप्शन की ओटीसी मार्केट चेक कीजिएगा, कॉन्टेक्स्ट की जो चेक कीजिएगा ओटीसी मार्केट, और एक बाइनोम डिफरेंस है। हाँ सर डिफरेंट अलग है सर। सबके चार्ट डिफरेंट है ना, हाँ सर डिफरेंट। तो इसका मतलब ये एक मार्केट नहीं है, ये ब्रोकर ने किसी से बनवाई हुई है मार्केट के। भाई बाइनरी ट्रेडर सबसे ज्यादा फारिग कौन से दिन होते हैं? एक सैटरडे के दिन फारिग होते हैं और एक संडे के दिन फारिग होते हैं। हाँ सर इन दोनों दिनों में लॉस बहुत। इन दिनों में इनसे ये जो है मार्केट इनको दो, और ये मार्केट मैनिपुलेटेड मार्केट होती है, क्योंकि उल्टा कॉन्सेप्ट चलता है। तो यहाँ पर जितने से जितना इनसे लॉस करवाना हो करवा सकते हैं। तो अगर एक मार्केट होती तो सबका चार्ट एक जैसा होता ना, क्यों नहीं है? हाँ सर से अब करना चाहिए ट्रेड, सर। आप बताएं, अब करना चाहिए? प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। अरे एक बात ही, जब आपको पता है कि वो मार्केट ही नहीं है कोई, तो प्रैक्टिस से कहां से होगी? हाँ भाई वो तो यही आज बहुत अच्छी देखो, मेरा कोई भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा तो ओटीसी पे ट्रेडिंग करें। ओटीसी मैं बिल्कुल Yes. ट्रेड नहीं करता, एक भी ट्रेड नहीं करता ओटीसी मार्केट में, चार्ट भी नहीं खोलता, ये समझो, ठीक है। खोला भी नहीं चाहिए, बिल्कुल, देखिए इस तरीके से आप कोशिश करें, ओटीसी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कीजिएगा। बाकी आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो मार्केट है वो सबके ब्रोकर के ऊपर एक जैसी खुलती है, तो वो वाली मार्केट में ट्रेड करें और प्रैक्टिस भी उसी मार्केट में करें। एक दिन दो दिन अपनी स्टडी करें और एक दिन दो दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारें, ठीक है।